नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे BPSC 101 यूनिट 8। ठीक है, यानी कि हमारा जो पार्ट 3 है, इसके अंदर हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी को एक बात बता दी जाए कि वो बात ये है कि आप स्क्रीन पे जो भी आपको ये सब दिख रहा है, आप क्या करा करो, इसके अंदर से मेन नोट्स निकाला करो अपने लिए। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करो। ठीक है, समझ आए इतनी बात। पूरा नोट करना चाहो तो पूरा भी नोट कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और चीज़ों को समझें, और जब एग्ज़ाम देने जाए तो एंड टाइम में वो सारी चीज़ें रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, लेकिन एट द टाइम पढ़ाई करना ठीक नहीं होता। उससे उस टाइम से आप पास हो सकते हो, कुछ समझ तो आएगा नहीं वैसे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अपना नेट JRF इन सब की UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते रहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना। हर एक देश या राज्य चलाने के लिए अपनी एक शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, शासन व्यवस्था मुख्यतः यानी कि मेनली दो प्रकार की होती है, एक लोकतंत्र और एक राजतंत्र। यानी कि लोकतंत्र के द्वारा, डेमोक्रेटिक के द्वारा चुना जाएगा, या कोई वंशानुगत पहले से कोई राजा बनता आ रहा है, उसका ही खानदान पहले शासन कर रहा था, अब उसके औलादे शासन कर रही है। ठीक है, एक तो जिसको हमने वोट दे के चुना है, और दूसरा जहाँ पैदाइशी है। चलिए, जिस देश में जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम भारत, हम सीधे थोड़ी शासन करते हैं। हमने जिस प्रतिनिधि को चुना है, ठीक है, हम उसी के द्वारा तो हम काम निकलवा रहे हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है वर्तमान में ऐसा हो रहा है? और आज की वीडियो में बहुत ध्यान से देखना और हर चीज़ को समझते रहना। हम लोकतंत्र देश में रहते हैं। ठीक है, क्या जो हम पढ़ रहे हैं, वर्तमान की गवर्नमेंट या उनके प्रतिनिधि जो हमने जिनको वोट दिया है, जो जीतने के बाद ऐसा वो कोई काम कर रहे हैं जिसका रियल मीनिंग लोकतंत्र होता है? अगर आपका जवाब हाँ हो या ना हो, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको पढ़ने के बाद लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर रहा, तो अगली बार वोट मत देना। ठीक है, थोड़ा अगर हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको समझें। ठीक है, तो हम पढ़ते रहते हैं, आपको समझ आ जाएगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस देश में जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन, यहाँ पे ये वर्ड, यहाँ पे टाइपिंग में हमेशा मिस्टेक होती है, रुक जाओ। ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये रहा मिस्टेक मिल, ये रहा, इसका मतलब है शासन। ठीक है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, और उस देश की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, लोकतंत्र का दूसरा नाम होता है प्रजातंत्र। ठीक है, लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों का तंत्र या लोगों का शासन, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। समझ आया लोकतंत्र का मतलब क्या है? जहाँ पे जनता क्या है, इनडायरेक्ट शासन करती है। हमने किसी व्यक्ति को चुना है और वो सरकार बना के काम कर रहा है, जो हमारी मांगे वो पूरा कर रहा है। ठीक है, सोचो ज़रा, आपकी मांगे पूरी होती नहीं होती। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देखो, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी सरकार भी वर्तमान में है, तो उनका दायित्व भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, अब ये कह देना कि मैं प्याज नहीं खाती, मुझे प्याज के रेट से मतलब नहीं, ये तो कोई सेंस नहीं होता। लोकतंत्र एक प्रणाली है, ठीक है, एक सिस्टम है जो लोगों को शासन में हिस्सा देती है। ठीक है, लोकतंत्र क्या एक सिस्टम है जो लोगों को चांस देती है, ठीक है, शासन करने के लिए, और लोगों को अपनी आज़ादी को बरकरार रखने की शक्ति देती है। पूरी विश्व यानी पूरी दुनिया में अनेक विचारकों के द्वारा लोकतंत्र को विभिन्न तरीके से समझाया गया है, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र प्रणाली वही यानी लोकतंत्र सिस्टम वही है जो लोगों को अपनी बात और विचार रखने का निष्पक्ष अधिकार दे। लोकतंत्र का सीधा रियल मीनिंग यही है। क्या आपको लगता है वर्तमान में आम जनता की बात को स्वतंत्र रूप से सरकार के समक्ष रख पाती है? ठीक है, क्या आपको लगता है ऐसा होता है? आपको सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम अपनी आवाज़ को स्वतंत्र रूप से गवर्नमेंट के समक्ष नहीं रख पाते क्योंकि शासन ये सब दबा देती हैं बातें, तो आपको अब नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देना।
सीधी सी बात है, कुल्हाड़ी तो हम अपने ही पैर पे मारते हैं। इसलिए देखो साहित्य और शिक्षा में भी अंतर यही है। हम ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है कौन सी भाषा में लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं, तो ये साहित्य है। इस बातों को पढ़ के हमने समझ लिया और एक रिजल्ट बना दिया और अपने डिसीजन स्वतंत्र एक समझदारी से लिए, वो शिक्षा है। तो हमें शिक्षित होना है, याद रखना। आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, साहित्य नहीं। चलिए, लोकतंत्र की दो मुख्य अवधारणा, प्रतिनिधि लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में होता है कि प्रतिनिधि नाम से रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं जिसको हम। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता सरकारी अधिकारी को सीधे तौर पर चुनती है, ठीक है। हम किसी आम जनता के पब्लिक को चुन लिया, मैं ये हमारा नेता बनेगा, ठीक है। तो वो बात है कि हमारा नेता कैसा हो भाई देख लो, जैसा है तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पता नहीं क्यों है, लेकिन है। ये अधिकारी जिले और संसदीय क्षेत्र के अनुसार चुने जाते हैं, ठीक है। यद्यपि का मतलब होता है हालांकि इस प्रक्रिया में प्रतिनिधि लोग या जनता चुनती है, ठीक है, लेकिन कार्य करने का तरीका प्रतिनिधि का खुद का होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। हमने जिस व्यक्ति को चुना है, हमने वोट दिया है और उससे चुना है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट में जाके जिस तरीके से निर्णय ले रहा है तो वो उसके निर्णय है, ध्यान रखना। अभी वर्तमान में जो भी चीज़ें प्राइस हाई हो रही है, गिर रही है, जो भी हो रहा है, ये डिसीजन उन्हीं के हैं, ठीक है। वर्तमान मीडिया मैनिपुलेट करती है, लेकिन आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ के समझ के वर्तमान रिजल्ट निकालोगे तो खुद से भी डिसीजन ले पाओगे। तो यहाँ पे ये सही बात कह रहे हैं कि हमने जनता द्वारा हमने जिस व्यक्ति को चुना है वो तो चला गया सरकार के अंदर। अब वहाँ बैठ के वो कैसी पॉलिसियाँ नीतियाँ बनाई जा रही है, तो वो उस व्यक्ति की खुद का माइंडसेट है वो, ठीक है, ये ज़रूरी है। जनता निश्चित समय के लिए प्रतिनिधि चुनती है। निश्चित समय का मतलब है यहाँ पर हम गवर्नमेंट चुनते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। हमारे देश में देखो हमें 5 साल का होता है टाइम पीरियड, 1 2 3 4 5 यही होता है टाइम पीरियड, ठीक है। कोई और टाइम पीरियड तो नहीं होता ना, 5 साल के लिए चुना जाता है। हमारे देश के जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, ये आगे चुनाव जीतने, यहाँ पे वो जीतने के लिए सब कुछ करेंगे। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना करेंगे, ढिंका कर देंगे, सब कुछ करेंगे जीतने तक, 100% करेंगे काम। लेकिन जीतते ही जो इन्होंने 100% का बात करी थी वो सिर्फ 10% यहाँ पे काम होगा जीतने के साथ ही। और ये वाले जो टाइम पीरियड होगा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब चौथा साल लगे, जब गवर्नमेंट गिरने वाली है, पता है कि अगले साल चुनाव आएंगे, फिर ये यहाँ पे 20% काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर दोबारा वादे करेंगे कि हम इस वजह से नहीं कर पाए, फलाना ढिंका, हमें वोट दो, ठीक है। हम लोग पहले 10% काम किया था, यहाँ 20% कर देते हैं, तो हमें क्या लगता है कि भाई हाँ भाई काम तो कर रहे हैं, हम अगली बार इनको ही वोट देंगे। लेकिन बीच के जो ये साल होते हैं यहाँ पे कुछ नहीं किया जाता। आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, राजनीति का सीधा सा मतलब है, देखो चुनाव में जीतने के लिए हर व्यक्ति झूठ बोलता है, ठीक है। जैसे हम कभी कपड़े लेने जाते हैं, हम झूठ भी बोल देते हैं कि भाई तेरी दुकान से तो लेके गए हैं, ठीक है, कल रोल लेके दे जाते तेरी दुकान से, भले उसका चेहरा कल ही देखा हो। करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमें वो चीज़ सस्ते से मिल जाए और जल्दी मिल जाए। यही हम करते नहीं करते? करते हैं। उसी तरीके से राजनेता करते हैं। जीतने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम भंडारा भी हो गया, लाइन भी तोड़ देते कभी कभी। क्यों करते हैं? ताकि हमें चीज़ पहले मिल जाए। ऐसे राजनेता करते हैं कि उनको क्या चाहिए, गद्दी पहले मिल जाए, ठीक है, सत्ता में पावर आए। जब तक पावर नहीं होगी कोई काम नहीं होगा। ये बात भी सही है। जब तक गद्दी नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए गद्दी का भी होना ज़रूरी है, यानी कि अच्छी सी कुर्सी बन जाए भाई। ओके, जैसे हमने ये बना दिया, ठीक है, बन गई। चलो, जैसी भी कुर्सी बननी थी बन गई। कहने का मतलब ये है, ये राजनेता है, उसको जीतना है। वो जीतने के लिए सब कुछ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, टोकटा सब कुछ करेंगे, जादू टोना जो भी आप कह सकते हो वो सब करेंगे, झूठे प्रचार सब कुछ करेंगे, एलिगेशन सब कुछ लगाएंगे, सब कुछ करा जाएगा जो भी उनको जीतने के लिए चाहिए। आम साम डंडे भेद सब लगा देंगे। बट और ये कुछ गलत भी नहीं है। अगर जीतने के लिए अगर कोई इंसान झूठ भी बोला कोई बात नहीं, बोलने दो। लेकिन
गद्दी पे बैठने के बाद, गद्दी पे बैठने के बाद वो व्यक्ति काम करता है या नहीं करता, यहाँ डिसाइड होता है कि व्यक्ति वो सही है या ख़राब है। क्योंकि देखो ख़राब तो सभी हैं, कौन सा व्यक्ति कम ख़राब है ये ज़रूरी है, ठीक है। हमें सही को नहीं चुनना, कौन कम ख़राब है ये देखो, क्योंकि राजनीति में सभी ख़राब होते हैं, कौन सा कम ख़राब है उसे देखो। तो ये बात आपको देखनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप अपनी सोच है, आपको जो मर्जी लगाना है वो लगाओ, आपको जो अच्छा लगता है वो देखो, लेकिन चीज़ों को पढ़ के समझ के डिसीजन लो, ठीक है। क्योंकि इन सब की मार हम सबको लगेगी। आप सब भी नौकरी के लिए आगे जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी, हम सब पछताएंगे, आप भी पछताओगे, हम भी पछताएंगे, पछता तो है रही है, ठीक है, ओके। अगर कोई व्यक्ति सत्ता पाने के लिए कोई भी ड्रामे करते हैं, कोई बात नहीं, करने दो, लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद किस व्यक्ति ने कैसा काम किया है वो ज़रूरी है। अगर गद्दी पे बैठने के बाद काम ठीक से नहीं हुआ तो फिर आपके लिए, आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो यही 5 साल का ड्रामा होता है। शुरू के 1 साल में बस 5-10% काम कर देंगे। अब जब सरकार, जैसी अभी देख लो कि 2021 चल रहा है, ठीक है, 24 में चुनाव होंगे, 23 में काम करना थोड़ा बहुत शुरू होगा, बंद, और हमें लगेगा भगवान सब मिल गया। भाई साहब पीछे देखो आपके साथ क्या लफड़ा हुआ है, उसको देख के जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब बर्बादी आती है ना सामने, तो हर कोई इंसान अच्छा बन जाता है, तो वो तो सरकार है। चलो, प्रतिनिधि अपनी शक्ति और अधिकार का उपयोग करके सरकारी तंत्र को चलाता है, ठीक है। चलिए, निश्चित समय के बाद प्रतिनिधि को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, मतलब 5 साल हो गए, हटाओ, और फिर से चुनाव की प्रक्रिया में दोबारा नए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इस प्रक्रिया की एक खामी यह भी है कि एक बार प्रतिनिधि चुनने के पश्चात उसके अधिकार और शक्तियाँ का गलत व्यक्तियों के द्वारा इस्तेमाल होने की आशंका रहती है, ठीक है। और पॉलिसी भी अच्छी नहीं बना सकते, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, क्योंकि बार बार आना पड़ेगा। चलिए, लेकिन इस प्रक्रिया की एक विशेषता ये भी है कि निश्चित समय में प्रतिनिधि बदलने के कारण, ये इस वर्ड का मतलब है भाई कारण, यहाँ पे कारण है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी, कारण, प्रतिनिधियों को जनता के दबाव में, जनता के हित में कार्य करना होता है। आपको लगता है वर्तमान में आपके दबाव में कोई गवर्नमेंट ठीक से काम करी है? लॉकडाउन में असर देख लिया ना, लोग 500-500 किलोमीटर पैदल चले हैं, किसी ने देखा भी नहीं। अन्यथा जनता वापस उस प्रतिनिधि को नहीं चुनती। प्रतिनिधि जनता के दबाव में, जनता के हित में कार्य करना होता है, अथवा जनता उस प्रतिनिधि को नहीं चुनती। सीधी सी बात है, नहीं चुनना, बहुत देख लिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या, हम डायरेक्ट किसी को चुनते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली में जनता ही प्रत्यक्ष रूप से शासन में हिस्सा लेती है, ठीक है, यानी कि जनता की फुल ऑन पार्टिसिपेट होता है इसके अंदर, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली में जनता ही प्रत्यक्ष रूप से शासन में हिस्सा लेती है, सीधा गवर्नमेंट। अब कोई लफड़ा नहीं है कि हमारा कोई बंदा जाएगा, नहीं, हम स्वयं जाएंगे। अब जनता के चुनाव के आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं और जनता के फैसले के अनुसार कार्य किए जाते हैं। इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन बड़े राज्यों और देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था संभव नहीं है। छोटे राष्ट्र और राज्य में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था संभव हो सकती है, बड़े राज्यों में नहीं होता ये काम, सिर्फ जो स्मॉल एरिया होता है, क्योंकि स्मॉल में ये हो, क्योंकि आसपास के लोग सारे उसे जानते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट चुन भी सकते हैं, और वहाँ पे पहलू भी एक दूसरे को भी जानती है, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन बड़े एरिया में हम नहीं कर सकते, ठीक है। बड़े एरिया में काम नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। और छोटा एरिया नहीं कि सबका स्वयं परिवार है, एक तरह से स्वयं परिवार स्वयं शासन भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं। तो लोकतंत्र के 2 तरीके आपको समझ आए, एक प्रतिनिधि वाला जिसको हम चुनते हैं, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर प्रत्यक्ष, जहाँ पे पब्लिक खुद शासन करती है। चलिए, लोकतंत्र की सफलता की कुछ शर्तें हैं। पहला है लोकतंत्र में विश्वास। जनता लोकतंत्र में विश्वास लोकतंत्र की सबसे आवश्यक शर्त है, ठीक है। लोकतंत्र में आस्था ही शासन के कार्य में जनता की दिलचस्पी बढ़ती है, समझ आया। सेकंड पॉइंट है एजुकेशन। शिक्षा लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है। एजुकेशन, जैसे बोला ना, आप देखो यहाँ पे साहित्य वर्ड नहीं लिखा कहीं भी, यहाँ पे शिक्षा लिखा है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिक्षा।
शिक्षा का वो नहीं कि दूर से देख के बस नंबर बता दिया, हाँ भाई बैंक का फॉर्म भर लिया, ये सब नहीं। समझदारी, एक रिजल्ट, अपने डिसीजन स्वयं ले सकूँ। शिक्षा लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है। शिक्षा ही मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान प्रदान करती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोग अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग रहें। तभी देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतंत्र भले भारत का है, लेकिन सबसे आगे जो लोग आगे हैं वो अमेरिका के हैं, वहाँ भी तो लोकतंत्र है। तो बस ये सीधा सा मतलब है। मतदान अपने मताधिकार का दुरुपयोग अशिक्षित होकर नहीं कर सकते। अंत है, मिल का ये कथन सही है। मतदान को सार्वजनिक बनाने हेतु शिक्षा का द्वार भी सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहना चाहिए। एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। और वर्तमान समय में एजुकेशन बहुत ही चीप प्राइस पे मिल रही है भाई साहब, बहुत सस्ती है। लाखों की कीमत कौड़ियों के दाम पे है। ठीक है, इसकी हमें रोज़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि हम ऑनलाइन के माध्यम से भी अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं। ठीक है। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के अभाव में लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। आर्थिक समानता स्थापित करें और लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एजुकेटेड देना ज़रूरी है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, अब मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कौन देख रहा है, कोई अमीर देख रहा है, कोई गरीब देख रहा है, कौन व्यक्ति देख रहा है, हमें नहीं पता। बस हमारा उद्देश्य है कि उसको बात समझ आ जाए। ठीक है, और कुछ नहीं। इसके अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर सकते। अगर इकोनॉमिक सही नहीं होगी, अब वही समझ लो गरीब आदमी है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा किसी को वोट देना किसी को नहीं। वो तो यही मांगेगा कि मालिक हमें खाने को दे दो, तुम जहाँ बोलोगे वहाँ बटन दबाएंगे। इसलिए आर्थिक समानता भी हो और एजुकेशन भी हो। ठीक है, ये ज़रूरी है। इसके अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते। अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो नहीं कर पाते। अंत ये कथन सही है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। ठीक है। स्थानीय शासन, चलो इस लाइन में भाई साहब, इसमें जो बोला जा रहा है, इस लाइन में जो वो है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ बेकार है। यहाँ पे भाई बेकार वर्ड लिख लेना, बेकार है। क्योंकि जब वो नहीं मिलेगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता कहाँ से मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे यानी कि बेकार है। क्योंकि भाई अगर क्योंकि आर्थिक समानता नहीं होगी तो कोई पैसे वाला वर्ग आएगा, राजनीति पार्टी चलाएगा। जहाँ अमीर और गरीब दोनों इक्वल है, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब, दोनों का सहारा लेना ज़रूरी है। ठीक है, अगर पैसे में इक्वलिटी नहीं होगी, भले राजनीतिक सरकार बन जाए तो वो भी गुलाम हो जाएगी पैसे वाले वर्ग की। वर्तमान में तो आप सीन देख ही सकती हो। ओके, कभी कभी थोड़ी बहुत भाई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। अरे चलो, स्थानीय स्वशासन। लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन का मतलब है लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे गांव में प्रधान वगैरह की व्यवस्था होती है वो। और इस चीज़ का समर्थन गांधी जी ने भी करा था। आपने 11वीं क्लास की बुक में भी पढ़ा होगा स्थानीय शासन, तो ये वही है। लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना आवश्यक है। इन संस्थाओं से ही लोगों को राजनीतिक कार्य एवं शासन कार्यों में भाग लेने का अधिक अवसर मिलता है। इन कार्यों में उनकी दिलचस्पी बढ़ती है। ठीक है, स्थानीय संस्थाओं लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण देती है, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारियां भी समझते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में पढ़ेंगे लोकतंत्र के सिद्धांत, प्रकार, ये सारी चीज़ें। ओके, बाय। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ फीडबैक देखना। आपके फीडबैक पे ही डिपेंड करती है वीडियो कितनी जल्दी आएंगी। ओके, और आप सब ग्रेजुएशन में हो तो आपको सारी बातें ऑलमोस्ट वन टाइम पढ़ के ही समझ आ जानी चाहिए कि इसमें लिखा क्या है और हमारा क्या इसके यूजेस हैं। ठीक है, हम सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रीडिंग में तो हमें समझ आ जाना ही चाहिए। ओके, चलिए मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।